पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच जो डिफेंस डील हुई थी उसका गुब्बारा फूट गया। देखिए, गुब्बारा जो फटा है उससे कैसी आग की लपटें निकल रही हैं। 7 अगस्त को मक्का में डील हुई और 9 अगस्त को सुन्नी नाटो के सारे नटबोल्ट खुल गए। डिफेंस डील की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। पता चल गया था कि डील को लेकर जितनी हाइप क्रिएट की गई थी, हकीकत तो उसके बिल्कुल ठीक उलट है। मैंने कहा था ना दोस्तों कि मक्का में हुई इस वर्ल्ड लेवल की ड्रामेबाजी का ढोल बहुत जल्दी फटने वाला है, और वो फट गया तो सऊदी अरब और यमन में जो कुछ भी हो रहा है उसने इस सो कॉल्ड सुन्नी नाटो की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ला दी है और पूरी दुनिया हंस रही है। हुआ यह है दोस्तों कि ईरान तो अभी चुप बैठा है, लेकिन उसके जो प्रॉक्सी हैं, जो हुतीज हैं, उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है, और वो भी सीधे सीधे सऊदी अरब के खिलाफ। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको जो आग दिखाई थी ना, वो सऊदी अरब के जिजान में मौजूद तेल कंपनी अरामको की रिफाइनरी में लगी हुई आग थी। और यह आग क्यों लगी? इस आग के लगने की वजह थी हुतीज का हमला। 9 अगस्त को हुतीज ने इस रिफाइनरी को अपने ड्रोन हमले का शिकार बना लिया। हुतीज ने इससे पहले भी जिजान की अरामको रिफाइनरी को टारगेट किया था। जिजान सऊदी अरब के साउथ वेस्ट में रेड सी के किनारे है। यह सऊदी अरब की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है जो 4 लाख बैरल पर डे का प्रोडक्शन करती है। इससे बड़ी रास तरुना रिफाइनरी है जिसकी क्षमता 5.5 लाख बैरल पर डे की है। तो 27 जुलाई को हुतीज ने पहली बार इस रिफाइनरी पर हमला किया था। इससे यहां मौजूद बिजली घर और तेल टैंकों को बहुत नुकसान पहुंचा था, और अब 9 अगस्त को फिर से इसे निशाना बनाया गया है। और इतना ही नहीं, हुतीज ने यमन के मोचा पोर्ट पर भी हमला किया है। मोचा पिछले कुछ सालों से सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन वाली फोर्सेस का सेंटर है। क्यों? क्योंकि मोचा एक स्ट्रैटेजिक पोर्ट है। जरा इसकी लोकेशन मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, यह रेड सी में बाब अल मंदेब स्ट्रेट के बिल्कुल पास है, और इसी वजह से हुतीज ने इसे निशाना बनाया है। और ऐसा वैसा नहीं, मार मार कर धुआं कर दिया है। दोस्तों, अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 7 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 30 के करीब घायल हैं। और सुनिए, बताया यह भी जा रहा है कि इस पोर्ट पर नेवल ड्रोन से भी हमला किया गया था, लेकिन उसे इंटरसेप्ट कर लिया गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि जो डिफेंस पैक्ट था सऊदी अरब का न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान के साथ, टेक्नोलॉजी के महारथी तुर्की के साथ, वो गया कहां? ना तो पाकिस्तान सऊदी अरब को बचाने आया, ना तुर्की। जॉन स्पेंसर वॉर स्कॉलर है, चेयर ऑफ वॉर स्टडी मेडिसिन पॉलिसी फोरम है, अर्बन वॉरफेयर के वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। उन्होंने हुतीज के सऊदी अरब और मोचा पर किए गए हमले के बाद एक ट्वीट किया है। ट्वीट में क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा है कि हुतियों ने फिर से सऊदी अरब पर हमला किया है। क्या इसका मतलब यह है कि तुर्की या पाकिस्तान उनकी रक्षा करेंगे? मक्का समझौता? ऐसा नहीं लगता। अब एक और एक्सपर्ट का ट्वीट दिखाता हूं। यह एक्सपर्ट हैं डैनियल बोर्डमैन। डैनियल द नेशनल टेलीग्राफ में सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है। 8 अगस्त को उन्होंने पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के डिफेंस पैक्ट को लेकर एक ट्वीट किया था, या कहें कि एक भविष्यवाणी की थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि अगले हफ्ते जब ईरान सऊदी अरब पर बम गिराएगा तो ये तीनों डर के पीछे हट जाएंगे। अपने उसी ट्वीट को कोट करते हुए डैनियल ने 9 अगस्त को एक और ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा, मैं गलत था, गठबंधन 1 हफ्ते तक भी नहीं चला, बस 48 घंटे ही चला। दोस्तों, चलिए मान लेते हैं कि अभी यह डील पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हो पाई है। अभी तो डील साइन हुई है, अभी बहुत सी फॉर्मेलिटीज बाकी होंगी, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब की डील का क्या हुआ? वो रेड सी में डूब गई या फिर फारस की खाड़ी में डूब गई? भाई, पाकिस्तान ने तो अपनी एयरफोर्स, अपना एयर डिफेंस सिस्टम, 40-50 हजार फौजी सऊदी अरब की चाकरी के लिए भेजे हुए हैं। तो फिर उन्होंने क्यों नहीं सऊदी अरब का डिफेंस किया? और चलिए, डिफेंस करने की औकात नहीं है पाकिस्तान की, तो हुतीज पर काउंटर अटैक क्यों नहीं किया? कल तक तो कह रहे थे कि पाकिस्तान इन दोनों देशों की नहीं, जो पूरा ये मुस्लिम उम्मा है, मतलब जो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड है, उसको न्यूक्लियर अम्ब्रेला देगा। तो अब क्या हो गया? न्यूक्लियर अम्ब्रेला में छेद हो गया है। इस सिचुएशन को देखकर ईरान के एमपी इब्राहिम रेजाई का वो ट्वीट याद आ गया, जिसमें उन्होंने सऊदी अरब को चेतावनी दी थी कि इस तरह की डील उसे सुरक्षा की, मतलब जो ये कागजों पर की गई डील है, वो सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। और हुतीज के हमलों ने
ये बात साबित भी कर दी। कई एक्सपर्ट पहले ही इसकी घोषणा वो कर चुके हैं। उन्होंने तो खुद सऊदी अरब के लिए भी बता दिया था कि अगर ईरान खुलकर सऊदी अरब पर हमला करेगा तो सऊदी लड़ने के बजाय मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। सऊदी लड़ नहीं सकते। क्या लड़ा है उन्होंने, कब लड़ा है? इजराइल के खिलाफ जो अरबों ने जंगें लड़ी हैं 48 में, 73 में, 67 में, सऊदी अरेबिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ दैट। सऊदी अरेबिया ने खाली ऑयल एम्बार्गोस का इस्तेमाल किया। जो इन्होंने लड़ी हैं वो हूतीस के खिलाफ है। दुनिया की सबसे गरीब मुल्क, गरीब कम्युनिटी, खाने को पीने को नहीं है उनके पास, उसके खिलाफ इन्होंने अमेरिकन हथियारों का इस्तेमाल किया। सो इट इज़ अ बुलिंग टैक्टिक्स, आई डोंट कॉल दैट अ वॉर। उसमें भी हूतीस ने ऐसी की तैसी कर दी इनकी भी ईरान की मदद से। सो द क्वेश्चन इज के द सऊदी इज़ फीलिंग वेरी वल्नरेबल। देखिए, अगर अमेरिका नहीं प्रोटेक्ट करता है सऊदी अरेबिया को और 2-3 लाख ईरानी घुस जाते हैं तो क्या करेंगे? ये लड़ेंगे सऊदी, ये भाग जाएंगे। जैसा कुवैत खाली हो गया था ना, वैसे सऊदीज भी भाग जाएंगे, लड़ेंगे नहीं। तो सऊदी में खुद लड़ने की कुव्वत नहीं है और पाकिस्तान बोल बहुत रहा है, लेकिन अब तक उसकी तरफ से लड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। तो काहे का डिफेंस पैक्ट? एक पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। मानो ना, क्यों नहीं कर रहे हो हमला? या बचने का कोई और बहाना ढूंढा जा रहा है? पाकिस्तान, क्योंकि उसे पता है कि एक बार उसने हूतीज पर हमला किया तो फिर एक तरफ से हूती उसे बजाएगा, दूसरी तरफ से ईरान बजाएगा। इसी वजह से शुरुआत से ही इन दोनों डिफेंस पैक्ट के प्रैक्टिकल रेलेवेंस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जॉन स्पेंसर ने लिखा था, यह बहुत बुरा विचार है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है, सीमा पार हमले करने वाले आतंकवादी समूहों के खिलाफ कोई जिम्मेदारी नहीं लेता या फिर कोई कार्रवाई नहीं करता, अपनी सेना के लिए बीजिंग पर निर्भर है, मतलब हथियारों की बात कर रहे थे, और आर्थिक रूप से कमजोर या लगभग विफल देश है जिसे बार बार आईएमएफ से बेल आउट की जरूरत पड़ी है। यह वो आखिरी देश है जिसके साथ नाटो के किसी सदस्य को आर्टिकल 5 जैसी आपसी रक्षा प्रतिबद्धता करनी चाहिए। साथ ही जब ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया तो पाकिस्तान ने मदद के लिए कुछ नहीं किया। मेरी राय में यह अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, ठीक इसी तरह सेंटर फॉर स्ट्रेटजीज एंड इंटरनेशनल स्टडीज में इंडिया एंड इमर्जिंग एशिया इकोनॉमिक्स के चेयरमैन और सीनियर एडवाइजर रिचर्ड रोजो का भी कुछ ऐसा ही मानना है। उन्होंने भी इस डील में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर कुछ बड़े ही अहम सवाल उठा दिए हैं। वो लिखते हैं कि तुर्की और सऊदी अरब सुरक्षा के मामलों में पाकिस्तान का साथ देना कोई बहुत समझदारी भरा फैसला नहीं है। आपने ये पक्का कर लिया है कि भविष्य में आप बेहद मुश्किल और अजीब स्थितियों में फंसेंगे। देखा आपने, दुनिया में दोस्तों शायद ही कोई एक्सपर्ट होगा जिसने इस पैक्ट को बहुत अच्छा और कारगर बताया हो, पाकिस्तानियों को छोड़कर। यहां तक कि बहुत सारे पाकिस्तानी खुद भी इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्लोमेट अब्दुल बासित ने तो साफ साफ कहा है कि ये डिफेंस डील अमेरिका की मंजूरी के बाद ही हुई है। मैं ये भी समझता हूं कि ये मुआहदा अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता था। कहीं ना कहीं अमेरिका की आशीर्वाद है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तानी ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो ना तो तुर्की और ना ही सऊदी अरब अपनी फौज पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए भेजने वाले। बीबीसी ने, राइटर ने और बहुत से मीडिया आउटलेट्स ने इसको एक नामुकम्मल, मुबहम और इंतहाई कंफ्यूजिंग एग्रीमेंट करार दिया है। जाहिर है, जब तक आप लॉलीपॉप पे गुजारा करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा ना। मीडिया भी अब नए दौर का मीडिया है। यूं कहना चाहिए कि ये मीडिया भी जेन ज़ी है। इसको आप बेला फिसला के टॉफियां देकर बरगला नहीं सकते। कुछ ना कुछ बताना और देना पड़ेगा। ये तक क्लियर नहीं है कि इन तीनों में से एक मुल्क यानी पाकिस्तान, जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, वो अपनी एटमी छत्र छाया इन सबके साथ शेयर करेगा। इसका भी कहीं तज़किरा नहीं है कि टर्की, जो नेटो का मेंबर है, वो मुतसादिम सूरत हाल में क्या रवैया इख्तियार करेगा। अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है तो क्या तुर्की और सऊदी अरेबिया अपनी अपनी फौज को पाकिस्तान के दिफा के लिए मुख्तस करेंगी, इंडिया के साथ लड़ाई करेंगी? इसका जवाब सीधा है, ऑब्वियस है कि ये क़यामत तक नहीं करेंगी, क्योंकि कर सकती नहीं है। तो फिर ये क्या ढकोसला दे रहे हैं आप? इस बीच सऊदी अरब के पब्लिक डिप्लोमेसी के डिप्टी मिनिस्टर रायद किरमली का एक ट्वीट भी है ना, वो वायरल हो रहा है। उनके मुताबिक सऊदी अरब तुर्की पाकिस्तान समझौता कोई सैन्य धुरी, मतलब डिफेंस पैक्ट या सांप्रदायिक गुट नहीं है, सैन्य गुट नहीं है। तो फिर क्या है? रायद ने लिखा है कि सऊदी अरब तुर्की और पाकिस्तान के बीच
जो शुक्रवार को रक्षा समझौता हुआ वो किसी सैन्य धुरी या सांप्रदायिक गुट को बनाने की कोशिश नहीं है और ना ही इसका संबंध किसी परमाणु महत्वाकांक्षा या हथियारों की होड़ से है, बल्कि टिकाऊ क्षमताएं विकसित करने पर केंद्रित है। यह समझौता तीनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक संबंधों की गहराई को दर्शाता है और यह कई वर्षों की बातचीत का नतीजा है। अरे मिनिस्टर साहब, अब रहने दीजिए, सालों की बातचीत का नतीजा है, खाक नतीजा है। पाकिस्तान के आगे डॉलर फेंकेंगे तो किसी भी देश के साथ इस तरह की डील कर लेगा। पाकिस्तान के आगे आप डॉलर फेंकेंगे तो वो किसी भी देश के साथ इस तरह की डील कर लेगा। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की फौज का इस्तेमाल कर आप अपने बॉर्डर को सिक्योर कर लेंगे, तो आप ख्वाब में जी रहे हैं। अरे जो पाकिस्तान अपने ईस्ट और वेस्ट दोनों बॉर्डर सिक्योर नहीं कर पा रहा है, जो भारत से लात खा रहा है, बलोचों से और टीटीपी से भी लात खा रहा है, वो पाकिस्तान सऊदी अरब को सिक्योरिटी देगा। अरे हर लड़ाई में न्यूक्लियर बम थोड़े गिरा सकते हैं जो आपको न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे देगा। सऊदी अरब के डिप्टी मिनिस्टर रायद साहब को अफगानिस्तान की पार्लियामेंट इन एग्जाइल की सांसद जो हैं मरियम सोलाइमन नखिल, उन्होंने भी तगड़ा जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कोई मिलिट्री एक्सेस नहीं, बेशक बस तीनों देशों के बीच एक डिफेंस पैक्ट जिसके तहत किसी एक पर हमला होने पर उसे सभी पर हमला माना जाएगा। सऊदी अरब और तुर्की को शायद बाद में पता चले कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी ढांचे में शामिल होने का मतलब पाकिस्तान की दशकों पुरानी प्रॉक्सी रणनीति के नतीजों को भी झेलना है। अफगानिस्तान और भारत उस इतिहास को अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल, चाहे दोस्त हो या दुश्मन, पाकिस्तान ने हमेशा दोस्तों पीठ में ही छुरा भोंका है। तो सऊदी और तुर्की भी अब इसके लिए तैयार रहें। वैसे इस डिफेंस डील और हुतीज के हमलों के बीच एक और दिलचस्प बात दिखाई दी है। जिस तुर्की के साथ पाकिस्तान ने अभी डिफेंस पैक्ट किया है, उसने पाकिस्तान के एक प्रोपेगेंडा चैनल जो एक्स उसका अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट, उसको बैन कर दिया है। एशिया वन न्यूज भारत में पहले से ही प्रतिबंधित था और अब उसे तुर्की ने भी बैन कर दिया। अब सोचिए क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि प्रोपेगेंडा, नैरेटिव बिल्डिंग और फर्जीवाड़े से तो दिक्कत हर किसी को होती है और पाकिस्तान तो इसके बिना रह नहीं सकता। तो शुरुआत एशिया वन से हुई है और आगे न जाने और कौन कौन से पाकिस्तानी हैंडल या पाकिस्तान सपोर्टेड हैंडल इस लिस्ट में शामिल होने वाले हैं। तो दोस्तों हुतीज के हमलों के लिटमस टेस्ट में दोस्तों हुतीज के हमलों के लिटमस टेस्ट में तो मक्का डील फेल हो चुकी है। अब आगे देखते हैं कि सिचुएशन किस मोड़ तक पहुंचती है। आप क्या कहते हैं इस पर? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।